1991 में 3 अगस्त की शाम को ओशियानोस नामी एक कश्ती 500 लोगों को अपने साथ लेकर एक सफर पर निकली। आपने यकीनन टाइटैनिक के डूबने की कहानी के बारे में सुना होगा, जिसका एंड बहुत ही अफसोसनाक था। इसी से मिलती जुलती कहानी ओशियानोस की है। ये दोनों कहानियां सच्ची हैं, लेकिन इनमें फर्क ये है कि ओशियानोस की डूबने की वजह मुख्तलिफ है। ओशियानोस के डूबने के मंजर को कैमरे में फिल्माया गया और ओशियानोस का एंड भी टाइटैनिक की कहानी से मुख्तलिफ है। 1950s का दौर क्रूज शिप्स की दुनिया में गोल्डन एज समझा जाता है। ये वो वक्त था जब यूरोप में क्रूज शिप्स पर सफर करना, उन पर नाच गाना और मुख्तलिफ गेम्स खेलना अमीर होने की निशानी समझा जाता था। ओशियानोस को भी इसी दौर में यानी 1952 में यूरोप में बनाया गया, लेकिन तब इसका नाम जीन लेबोट था। बदलते वक्त के साथ साथ ये क्रूज शिप मुख्तलिफ कंपनियों ने खरीदा और वो इसका नाम भी बदलते गए। 1970s में क्रूज शिप्स के बिजनेस में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। अब इसमें नई कंपनियों के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए नई क्रूज शिप्स मार्केट में कम आ रही थी। पहले से मौजूद कंपनियां अक्सर पुरानी शिप्स को खरीदकर उन पर कुछ पैसे खर्च करके उन्हें रिपेयर कर लेती थी। एप्रोटिकी लाइन्स नामी एक यूनानी कंपनी, जो उस वक्त यूरोप में सबसे बड़ी कंपनी थी इस बिजनेस में, उन्होंने 1972 में इस शिप को खरीद लिया और इसका नाम ओशियानोस रखा। इस शिप में मैक्सिमम 550 मुसाफिर और 250 क्रू मेंबर्स की जगह थी। इसमें कुछ कैसीनोस, बार्स और बाहर स्विमिंग पूल भी था। ओशियानोस को TFC टूर्स नामी एक कंपनी ने एप्रोटिकी लाइन से 8 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिया। क्योंकि यूरोप में पहले से ही बहुत सारी क्रूज शिप कंपनियां मौजूद थीं, इसीलिए TFC टूर्स ने साउथ अफ्रीका की मार्केट में अपनी जगह बना ली थी। साउथ अफ्रीका के समंदर का पानी साफ था, वहाँ ज्यादा कंपटीशन भी नहीं था और लोग क्रूज शिप्स के मजे लेने के लिए भी तैयार थे। 1991 में जुलाई के महीने में ओशियानोस ने अपना सफर शुरू किया। ओशियानोस ने साउथ अफ्रीका के शहर डरबन से केप टाउन तक का सफर करना था। 2 जगह पर उनके स्टॉप्स भी थे, फिर इसी रास्ते से उन्हें वापस भी आना था। ये सफर तकरीबन 3200 किलोमीटर का होने जा रहा था। इस शिप का कैप्टन येनस अर्विनस नामी एक शख्स था, जो कि 20 सालों से यही काम कर रहा था और उसी की जिम्मेदारी थी कि वो इस शिप को सेफ एंड साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए। ये वो किरदार था जो अक्सर फिल्मों में एक हीरो का होता है, यानी वो किरदार जब हीरो अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। मुसाफिरों ने जब पहली बार इस शिप को देखा तो उनका कहना था कि इसको बुरी तरह से जंग लगा हुआ था। खैर, इस सब के बावजूद ओशियानोस ने अपना सफर जारी रखा। ये शिप आराम से अपनी मंजिल यानी केप टाउन तक पहुंच गई और फिर वापस डरबन की तरफ रवाना हुई। रास्ते में दोनों स्टॉप से होते हुए अब ये अपने आखिरी स्टॉप की तरफ जा रही थी, जहां से इस शिप ने गुजर कर जाना था। अब वहां तेज हवा चल रही थी और लहरें भी बढ़ चुकी थी। खराब मौसम की वजह से कुछ घंटे तक इंतजार किया गया, लेकिन कैप्टन को अपने और शिप के ऊपर भरोसा था। उसने अपना सफर शुरू करने का फैसला किया ताकि जिस दिन और वक्त को कंपनी ने वापस आने का कहा था, उस शेड्यूल को फॉलो किया जाए। जब मौसम ठीक होता तो शिप के बाहर वाले हिस्से में अक्सर पार्टी की जाती थी, जहां रोजाना नाच गाना किया जाता। लेकिन क्योंकि उस दिन बाहर इतना मौसम अच्छा नहीं था और बारिश भी हो रही थी, साथ तेज हवा भी चल रही थी, तो पार्टी शिप के अंदर हो रही थी। मुसाफिर अंदर पार्टी करते रहे और फिर शाम हो गई। सब डिनर के लिए डाइनिंग रूम में चले गए। डाइनिंग रूम में सारी टेबल्स एकदम से हिलने लगी और कुछ बर्तन भी गिरने लगे। लेकिन क्योंकि सब जानते थे कि बाहर मौसम खराब है, इसीलिए सब ने यही समझा कि ये सब होना नॉर्मल है। सब ने एक दूसरे को तसल्ली दी और ज्यादा परेशान नहीं हुए। मुसाफिरों ने खाना खाया और फिर से ऊपर पार्टी करने के लिए चले गए, जहां पर कुछ परफॉर्मर्स गा रहे थे। लेकिन इस शिप के नीचे तो कुछ और ही चल रहा था, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तेज लहरों की वजह से नीचे डेक में पानी के कुछ पाइप लीक हुए, जिसकी वजह से पानी शिप में भरता रहा। ये पानी शिप के मेन इंजन तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वो फट गया। कैप्टन को पता चल चुका था कि शिप का मेन इंजन तबाह हो चुका है। वो ये भी जानता था कि बगैर इंजन के पानी से भरी हुई ये शिप जरूर डूबेगी। अब इस शिप को समंदर के किनारे ले जाना नामुमकिन था। शिप का डूबना तय था, लेकिन कब और कैसे डूबेगी, कितने लोगों की जान जाएगी, कितने लोग बच जाएंगे, ये कोई नहीं जानता था। अब एक ही रास्ता बचा था और वो ये कि सब लोग जितना जल्दी हो सके लाइफ सेविंग बोट्स में बैठकर निकल जाएं। जबरदस्त बात ये थी कि शिप में 6 लाइफ सेविंग बोट्स मौजूद थीं, जिसमें 594 लोगों के बैठने की जगह थी।
जबकि क्रू और मुसाफिरों को मिलाकर टोटल शिप में सवार लोगों की तादाद 571 थी। अब अगर सब लोग तरतीब से इन 6 बोट्स पर बैठ जाएं, तो फिर भी 23 और लोगों के बैठने की जगह बच जाती। जहां कैप्टन और उसका क्रू शॉक में इमरजेंसी कॉल्स कर रहे थे, वहीं मुसाफिर अंधेरे में लाउंज के अंदर परेशान बैठे थे। इसी दौरान कुछ परफॉर्मर्स और एंटरटेनर्स अभी भी गाने गा रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे ताकि लोगों का डर कम हो। जल्द ही लाइफ सेविंग बोट्स को समंदर में उतारा गया और सरप्राइजिंगली इसमें मुसाफिर नहीं बल्कि क्रू मेंबर सवार थे, यानी कैप्टन की टीम। मुसाफिरों और परफॉर्मर्स को यह बताया गया कि इंजन में कोई खराबी आई है और हो सकता है कि उन्हें शिप को छोड़ना पड़े। ये कहा गया कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइफ सेविंग बोट्स इमरजेंसी की हालत में मौजूद हैं। इसीलिए मुसाफिरों ने लाइफ सेविंग जैकेट्स पहन ली, लेकिन कोई भाग दौड़ नहीं की। वहीं क्रू के लोग अपना सामान उठाकर लाइफ बोट्स में फेंक रहे थे और खुद भी भाग रहे थे। कैप्टन ने मुसाफिरों को यकीन दिलवाया कि शिप डूब नहीं रही, बल्कि इस पर काबू पा लिया जाएगा। एंटरटेनर्स की टीम में 2 एंटरटेनर्स ने खुद फैसला किया कि वो नीचे डेक की हालत को जाकर देखेंगे। जब वो नीचे गए और उन्होंने जो कुछ अपनी आंखों के सामने देखा, वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। नीचे हर तरफ पानी था। मिडनाइट यानी आधी रात तक शिप की हालत खराब हो चुकी थी और सबको पता चल चुका था कि शिप डूबने वाली है। लेकिन 500 मुसाफिरों को कोई बताने वाला नहीं था कि उन्होंने अब क्या करना है। शिप का एंटरटेनमेंट स्टाफ आगे बढ़ा और उन्होंने ये जिम्मेदारी ली। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बची हुई लाइफ सेविंग बोट्स को समंदर में उतारना शुरू कर दिया और एक एक मुसाफिर को उसमें बिठाते गए। बहुत सारे लोग रात के अंधेरे में लाइफ बोट्स पर सवार थे, जिन्हें शायद पता ही नहीं था कि उन्हें अब कहां जाना है। लेकिन उसी वक्त 220 लोग अभी भी डूबती हुई शिप के ऊपर मौजूद थे। रात खत्म हुई, सुबह का वक्त हो गया। अब मसला ये था कि बची हुई लाइफ बोट्स पर सब लोगों के बैठने की जगह नहीं थी, क्योंकि क्रू के लोग कुछ बोट्स तकरीबन खाली लेकर गए थे। लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि अब क्रूज शिप इतना ज्यादा डूब चुकी थी कि बची हुई लाइफ सेविंग बोट्स को समंदर में उतारना नामुमकिन हो चुका था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, साउथ अफ्रीका की हुकूमत से मदद की भीख मांगी जाए। एंटरटेनमेंट स्टाफ सिचुएशन को समझने के लिए कैप्टन के पास गया, लेकिन कैप्टन सबसे अलग कोने में खड़ा रहा, जैसे उसका किसी से कोई लेना देना ही ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कैप्टन जब कुछ कर नहीं रहा था और करना भी नहीं चाहता था, तो वो शिप में क्या कर रहा था? वो शिप में इसलिए मौजूद था क्योंकि जब वो अपने क्रू के साथ लाइफ सेविंग बोट्स में निकलने की कोशिश कर रहा था, तो एंटरटेनमेंट स्टाफ ने उसे पकड़ लिया और वापस ले आए। सब ऑफिसर्स भाग चुके थे। एंटरटेनर्स ने ही रेस्क्यू के लिए कॉल्स की और उस एरिया में आसपास जितनी भी शिप्स थीं, सबसे उन्होंने राब्ता किया। जल्द ही बहुत सारी शिप्स आ गईं और साउथ अफ्रीकन हुकूमत ने भी रेस्क्यू टीमें भेजी। तकरीबन सारी जानें हेलीकॉप्टर्स ने ही बचाईं। तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और सारी रात इंतजार करने के बाद 571 लोगों की जान बचा ली गई। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के कुछ देर बाद ही 500 फुट लंबी 7 स्टोरी क्रूज शिप ओशियानोस को समंदर की लहरों ने निगल लिया। रेस्क्यू के बाद मुसाफिर अपनों से मिले। एंटरटेनमेंट स्टाफ इस रेस्क्यू का हीरो था, वहीं कैप्टन एक विलन। यहाँ तक कि कैप्टन हेलीकॉप्टर में सवार होने वाले लोगों में सबसे पहला इंसान था। इस पर उसका कहना था कि वो समंदर के किनारे से रेस्क्यू टीम्स को बुलाकर मुसाफिरों की मदद करना चाहता था। कंपनी का कहना था कि क्रू ने वो किया जो उन्हें करना चाहिए था और मुसाफिरों को उनको समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन बाद में कैप्टन और उसके क्रू को अदालत की तरफ से इसका जिम्मेदार ठहराया गया। ओशियानोस की कहानी में ऐसे कई मोड़ हैं जिन्हें आज के दौर में मानना मुश्किल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिस तरह से ओशियानोस में पानी लीक हुआ, इसे वक्त से बहुत पहले ही डूब जाना चाहिए था। ये भी मानना मुश्किल है कि इतने बड़े हादसे में एक भी जान नहीं गई, बल्कि किसी एक को कोई भी चोट नहीं लगी। फिर आखिर में ये कि एंटरटेनमेंट स्टाफ के चंद लोगों ने 500 लोगों को किस तरह से संभाला और वो जिम्मेदारी शानदार तरीके से निभाई, जिसे निभाने वाले खुद छोड़कर भाग चुके थे।